ओखला विधानसभा में आज रोड शो में आ चुके हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का रोड शो है और अब हम इनसे बात करते हैं कि यहाँ का क्या माहौल है। क्या माहौल लग रहा है आपको यहाँ पे? माहौल तो इस वक्त के हालात तो ऐसे लग रहे हैं कि इंशाल्लाह अमानत और पतंग की टक्कर है। सच्चाई तो ये है। अमानत को हरा पाओगे? अरे इंशाल्लाह हालात तो ये कह रहे हैं कि बिल्कुल हरा देंगे, क्योंकि अमानत जो एक बात कहते हैं ना कि बीजेपी जीत जाएगी, वो खौफ हम अब जो है हमारे अंदर से निकल गया है। क्योंकि 2022 में जो पार्षद के चुनाव हुए थे, ये 5 पार्षद की विधानसभा है। इन 5 पार्षदों में बीजेपी को टोटल मिला के 40,000 वोट आया था और उसमें पूरा दम लगा के उन्होंने 2 सीट जीती थी। जहाँ जहाँ बीजेपी की वोट थी फुल बढ़ के 40,000 वोट बनी थी। और हमारी विधानसभा में ये जो ओखला विधानसभा है, इसमें अमानत और बाकी पार्टियों की वोट मिलाकर पिछले साल 1,40,000 के करीब वोट पड़ी थी। तो उस वक्त चूंकि टोटल वोट वो मुसलमानों का था, ये बेवकूफ बनाते हैं कौम को। ये असल में हमारी कौम जो है ना, हमारे जैसे नेता ये जो है, ये समझते हैं कि हमें वोट जब मिलेगी जब हमारे पास वो वाला टिकट होगा जिससे जो है हिंदू भी वोट दे दें। लेकिन सच्चाई ये है कि आज के हिंदुस्तानी माहौल में कोई हिंदू मुसलमान को किसी भी नाम पे वोट देने को तैयार नहीं है, चाहे वो कांग्रेस से लड़ ले चाहे आम आदमी से लड़ ले। अगर हिंदू आम आदमी या कांग्रेस को वोट देने के मुसलमान कैंडिडेट को वोट देने के लायक होती तो राहुल गांधी और केजरीवाल के वफादार मुसलमान जैसे मुमताज पटेल है, किसी भी हिंदू कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ा के उसे जिता लेते। क्योंकि इन दोनों को पता है कि हिंदू मुसलमान के नाम पर ही वोट नहीं देता है, इसीलिए सारी सेकुलर पार्टी मुसलमान को उस जगह लड़ाती है जहां पर बहुल मुसलमान होते हैं, और उस बहुल में भी वो कहीं कहीं काट के हिंदुओं को घुसेड़ देती है। क्योंकि मुसलमान को उन्होंने इस तरीके से दहशत में डाला है, बीजेपी की दहशत में, कि मुसलमान मजबूर हो गए इन्हें वोट देता, भाई बीजेपी में जीत जाए। ये हालात इन्होंने पैदा कर लिए थे। उस हालात को तोड़ने के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने उस बात का तो बहुत बेहतर किया है इन 2 विधानसभाओं में। तो मैं मानता हूँ कि मुसलमान एक तरफा वोट देने जा रहा है, और एक तरफा भी नहीं देगा तो 1,40,000 वोट 2 जगह डिवाइड कर लो, 70,000 वोट एक आदमी पे आ रही है। अगर 10-20 अगर ये मैं बिल्कुल बराबर की बात कर रहा हूँ। और आज के हालात ये देख रहे हैं कि एक तरफा हो गया है मामला, एक तरफा हो गया है। हालात ऐसे ना हो जाए कि अमानत भाई को 10-20 हजार पे ही गुजारा ना करना पड़े। अमानतुल्लाह भाई बोल रहे हैं कि हैदराबादी बाबू से ओखला को बचा लो। अरे ये लोग वो हैं जो आम आदमी या कांग्रेस में ये वही लोग जाते हैं जो वोट की खातिर तिलक लगवा लेते हैं मंदिरों में। ये अमानत भाई जैसे भी ऐसे ही है, सब ऐसे ही है। ये घुटने टेक देते हैं टिकट के लिए केजरीवाल के आगे। क्या अमानत भाई ने भी टीका लगवाया था? अमानत भाई के टीके का तो मुझे पता नहीं, लेकिन हालात पता नहीं कल क्या होंगे, यह बात की बात है। अमानतुल्लाह भाई कह रहे हैं कि जो बीजेपी ओवैसी ने प्रत्याशी उतारे हैं, ये मोदी जी के कहने पर उतारे हैं। अगर ये मोदी जी के कहने पे उतारे जाते तो मोदी जी अपना कैंडिडेट क्यों उतारते? वो भी बीजेपी का मुसलमान खड़ा कर देते। ये लोग जो सही ये असल में सच बात मैं आपको बताऊं कि हमारा देश तो आज़ाद हुआ 47 में। सन 52 से चुनाव प्रतिक्रिया चालू हुई है। सन 52 के बाद से इन्होंने जो हवा दिखाना पड़ा है, बहुत खतरनाक हवा दिखाते चले आ रहे हैं। और इसकी वजह ये कह रही है, इसकी मेन वजह ये है कि पाकिस्तान के बनने के बाद हमने किसी मुस्लिम क़यादत को नहीं मंजूर किया। और वो हम क्या, हम उलमा हजरात की बहुत मानते हैं और कदर करते हैं, आज तक करते आए हैं। उलमा हजरात ने एक फार्मूला पेश किया। 1949 में लखनऊ में एक मीटिंग हुई थी, जिसमें मौलाना हजरात और कायदीन मिल्लत, कायदीन इस्लाम, कायदीन मुस्लिम सब उसमें मौजूद थे। उस मीटिंग में ये तय पाया गया था
कि भैया पाकिस्तान तो अलग बन गया, हम सेकुलर मिजाज के लोग इधर रह गए हैं, तो लिहाजा हमें ये सोचना चाहिए कि क्या नाम है, हम कि इन्हीं पार्टियों के साथ, सेकुलर पार्टियों के साथ अपना मफाद ढूंढें। ये मीटिंग हुई थी लखनऊ में और इसका प्रस्ताव पास हो गए। इन्होंने मौलाना ने तो तब से राजनीति छोड़ के मदरसे और वो इनका काम शुरू कर दिया। मस्जिद मदरसों में लग गई कौम, तो जो दानिश्वर कौम थी, और बाकी कौम को छोड़ दिया इन्होंने जेरे में। क्योंकि इसकी वजह ये थी 47 के बाद जो दानिश्वर हजरात थे तो पाकिस्तान चले गए थे, उन्होंने जीने की बात मान ली थी। लेकिन जो लोग ये चाहते थे कि हम हिंदू मुसलमानों के साथ रहे, वो यहाँ रह गए थे, और जो यहाँ रहे तो उन लोगों ने, यानी आपको अब अपनी लीडरशिप खड़ी करनी है। मेन बात यही है, सच्चाई ये है, जो कौम का लीडर नहीं होता, जिस टीम का कैप्टन नहीं होता, वो खेलने क्या जाएगी, उसका चयन कैसे होगा। हम लोग ये चाहते हैं कि हम तो प्लेयर बने रहें, कभी इस पार्टी, कभी इस टीम के, कभी इस टीम के। आम आदमी के जो विधायक हैं अमानतुल्लाह, वो बोल रहे थे कि यहाँ पे जो है मुख्तार अंसारी भी खत्म हो गए, डॉक्टर शहाबुद्दीन भी खत्म हो गए, सिर्फ भारत में मेरी एक आवाज बची है और ओवैसी साहब मुझे भी खत्म करना। और एक बात बताओ, ओवैसी साहब ने ना तो मुख्तार अंसारी को खत्म किया, ना अतीक को खत्म किया, उनके तो अपने मामलात हैं जिस तरीके से वो खत्म हुए हैं। दूसरी बात एक और है, अमानत भाई, अगर यही टेरर रहा, तुम थोड़ा सा टेरर बना के देखो, तुम पे 36 मुकदमे छोड़ दिए, और जब 36 से ऊपर चलेगी देखने क्या हालात होते हैं। या हम खुद जानते हैं, हम कायद बनाते हैं, वो शूट कर देते हैं। अब तुम्हें क्या कर रहे हैं, इसलिए हम तो ऐसा बनाएंगे कि एक के बाद एक, जिस तरह क्या समझो फौजी होता है, जिस तरह सिपाही होता है, इस तरह इस कौम को जिंदा रहना पड़ेगा हिंदुस्तान में। और इसके लिए कायद की जरूरत होगी, कमांडर की जरूरत होगी, नेता की जरूरत होगी, इमाम की जरूरत होगी। और अब हम किसे इमाम माने अपना, हम इसे किसका नेता माने? जब हमारी तो अगर हम, जब हमारे पर अत्याचार होते हैं, जुल्म होते हैं, तो हम कहते हैं हमारा कोई कायद नहीं है। और जब कायद इतने रल्ले सिल्ले से तुम्हारे सामने आया, अब हम कायद ना चुने तो हमारी बदकिस्मती है। ये हमारी बदकिस्मती है कि हम कायद ना चुने। जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं आशिफ खान, वो बोल रहे हैं कि 5000 वोट भी नहीं ले पाएंगे ओवैसी के कैंडिडेट। ये तो वक्त बताएगा कि क्या होने जा रहा है। और ये रैली भी आपको बता रही होगी, देख रहे होंगे क्या हालात हैं, किस तरह के हालात हैं। ये देखो क्या कितना जम्मे गफीर जो है शिफा भाई के साथ है, और इंशाल्लाह शिफा भाई जीत गए। आज की रैली जो 9 नंबर से लेके ओगला हेड तक है, इसके हालात देख लीजिए आप। इसमें कोई लोग ऐसे लोग हैं जो 500 रुपये रोज लेकर नहीं आए। मैं यहाँ खुद आया हूँ, मैं मुझे शिफा भाई भी नहीं जानते, ओवैसी भी नहीं जानते, लेकिन मैं फिर भी उनकी कर रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि मेरा वोट कायद बनाएगा, लीडर बनाएगा, मेरी क़यादत खड़ी होगी। अगर मेरी क़यादत सेकंड नंबर पे खड़ी हो रही है आज भारत के अंदर, मेरी क़यादत सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र में रही 10 सीटों पर, मेरी क़यादत बिहार में रही 10 सीटों पर, हमारी क़यादत ने 125 पार्षद और वो जो है इसमें जमा जाना इधर था ना, हमें तो हमने जो है ना अपनी वो बनाई है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो कौम की क़यादत बने, और कौम की क़यादत बनेगी तो इंशाल्लाह कौम का भला होगा। कौम का भला क़यादत में ही है, क़यादत के बगैर कौम का भला नहीं है। और इसके लिए मैं आपको एक क़यादत के बारे में एक बात बता रहा हूँ। 1952 के बाद 1949 से 1952 तक एक सरकार बनी, अबूरी सरकार, जिसमें चुनाव नहीं हुआ था। आज भाई तूने आज़ादी की लड़ी, तू भी मेंबर बन जा, तूने लड़ी तू भी बन जा, ये भी बन जा। सबको बना के, जो दानिश्वर हजरात थे उनको बना के उन्होंने जो है एक वो खड़ा करा था पार्लियामेंट में, अपने पूरी पार्लियामेंट बनाई थी। उसमें जब मसौदों पे बातचीत चल रही थी, कैसा हिंदुस्तान होना चाहिए भारत का, जब ये बातचीत चल रही थी तो हमारे उलमा हजरात सोए हुए थे। उसी में जो है ना श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी उसी में मेंबर थे, समझे। टीएम के करुणानिधि भी उसमें मेंबर थे उस पार्लियामेंट में। मास्टर तारा सिंह अकाली दल के भी उसमें मेंबर थे। जब वहाँ बातचीत चल रही थी, जब वहाँ ये तय हो रहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, इस बहस पे पार्लियामेंट चलेगी।
क्योंकि जो पार्लियामेंट में अगर 100 आदमी है, 49 अगर रह गए तो उसकी सरकार नहीं बनेगी, 51 की बनेगी। जब ये फार्मूला चल रहा था तो मास्टर तारा सिंह पंजाब में जाके अकाली दल बना रहे थे, करुणानिधि साउथ में जाके डीएमके बना रहे थे, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल में जाके जनसंघ बना रहे थे। और इस तरीके से उन्हें पता था कि ये जो है हमारे लोग, हम अपने लोगों की हर बात को जब ही रख सकते हैं जब हम अपनी वोट अपने मेंबर चुन के पार्लियामेंट में ले जाएंगे। यानी हमारे रहनुमाओं से कहीं ना कहीं चूक हो। हमारे साथ ये रहनुमा, हमारे रहनुमा हुसैन अहमद मदनी हो या महमूद साहब हो, चाहे क्या नाम है तुम्हारा, क्या नाम है, महमूद हसन मदनी हुआ करते थे, एक मौलाना आजाद हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे क्या नाम है, ये जितने नेता थे हमारे आजादी के थे, वो सो रहे थे पार्लियामेंट के अंदर। उनको नहीं पता कि ये सरदार बनाने जा रहा है, अकाली दल को राजनीतिक पार्टी बनाने जा रहा था। हम सब ने मिलकर जमीयत उलमा राजनीतिक पार्टी थी, उसको गड्ढे में दबा के बंद कर दिया कि अब हम राजनीति नहीं करेंगे। तो भारत के अंदर अपनी और जब से, और उसी दिन से, जिस दिन से जमीयत उलमा ने राजनीतिक चुनाव लड़ना शुरू बंद करा सन 52 से, अब मुसलमानों की संख्या गिरते चले जा रहा है स्तर। 1952 में पुलिस में मुसलमान 39% था, आज 2% भी नहीं, 2% भी नहीं है। फौज में पठान रेजिमेंट होती थी, अब कुछ नहीं है, अब सब खत्म हो गया है। हमने रही आदादो शुमार जो सरकारी नौकरियों में हमारे बताए जाते हैं, उसमें 1-1.5% कहाँ से आता है, वो जम्मू कश्मीर पूरा कर देता है भारत के अंदर। हमें और जम्मू कश्मीर के अलावा भारत में हमें कहीं नौकरी नहीं है, और इसका यही नतीजा है कि हमारा राजनीतिक, हमारा सियासी अखाड़ा नहीं है। और अखाड़ा खड़ा करेंगे, सियासी अखाड़ा खड़ा करेंगे आप? सियासी अखाड़ा नहीं, मिल्लत के एक फर्ज का वो है जिम्मेदारी कि वो अपना सियासी अखाड़ा खड़ा करे और सियासी क़यादत को मजबूत करे, और सियासी क़यादत के बगैर नहीं तो कुछ नहीं होगा। अब हम चलते चलते एक सवाल और कर लेते हैं। अमानतुल्लाह बोल रहे हैं कि मैं कई बार जेल गया हूँ, बैरिस्टर ओवैसी साहब क्यों नहीं जाते जेल? देखो, बैरिस्टर ओवैसी साहब तो इसलिए नहीं जाते कि उन्होंने अपने यहाँ इतने बाप के जमाने से हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी रहमतुल्लाह अलैह जिनके वालिद थे, उनके जमाने से वो जो है पार्लियामेंट के मेंबर रहे, लेकिन उन्होंने कहीं भ्रष्टाचार नहीं करा, उन्होंने कहीं वक्फ बोर्ड में कमाई समाई नहीं करी। इन पे जो आरोप है दंगा, वो उन्होंने जो है किसी को, आज भी देख लो तुम निकलते बोलते, किसी को डांटने फटकारने का काम नहीं किया। जिस तरह के मुकदमे उनके पास हैं वो आप देख लो, वो राजनीतिक नेता पे होने चाहिए ऐसे मुकदमे। एक जिम्मेदार एक आदमी के पास ऐसे मुकदमे होने चाहिए। यह बात उनके मुकदमों में। और अमानतुल्लाह बोल रहे हैं कि बीजेपी जीत जाएगी अगर शिफा को वोट डालोगे। मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया कि बीजेपी यहाँ किसी कंडीशन में नहीं जीत रही है। और मुश्तबाबाद के बारे में? मुश्तबाबाद के बारे में तो मैं ये कहूँगा कि वहाँ के हालात जैसे हैं, वहाँ जिस तरह के लोग रहते हैं, जिस तरह का कौम के मामलात हैं, वहाँ पहले जो थी बीजेपी की 40,000 वोट आई थी और वो कांग्रेस की 31,000 आई थी और आम आदमी की 30,000 आई थी। 60-40 के रेशो में वहाँ चुनाव हुआ था, और आज भी 60-40 के रेशो का चुनाव है। 60% मुस्लिम वोट है तो 40% तुम्हारी जो है गैर मुस्लिम वोट है। तो सच्चाई है कि अगर ओवैसी साहब के अंडर में इस बराबर तो हो ही रहा, ओवैसी साहब के अंडर में ये लोग वोट डाल देंगे तो इंशाल्लाह वहाँ पे 100% कामयाबी के आसार हैं। जीत जाएंगे इंशाल्लाह। तो दोनों सीटें आप जीती माने अपनी? देखो, अगर इन्होंने ये दोनों सीटें इन हालात में भी नहीं जिताई तो कोई आदमी जो है मुस्लिम पार्टी से लड़ने को तैयार नहीं होगा। ये मेरी अपनी वो है सोच, क्योंकि इनमें तो बहुत सारे आरोप लगते हैं। ये आरोप आज से नहीं लग रहा, ये आरोप कायदे मिल्लत जनाब अब्दुल जलील फरीदी, डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी साहब ने जब उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मजलिस अक़लियती फेडरेशन बनाया था और 35 कैंडिडेट उन्होंने लड़ाए थे, उसमें 3 जीते थे, लेकिन उनको भी ये आरोप लगाया था भाई जनसंघ से पैसे लेके आ गए, ये कांग्रेस को हरवा देंगे। तो ये तो हम देख रहे हैं
ये तो सन तुम्हें 69 की बात बता रहा हूँ, 68 की। ये तो अब जब से यही करते आ रहे हैं, क्योंकि इनके पास इसके अलावा कोई फार्मूला नहीं है। क्योंकि इन्होंने इतनी दहशत घुसा दी है RSS और जनसंख्या के हिसाब से मुसलमानों में, कि मुसलमान जो है ये समझ लो ऐसे करने लगा जैसे कि बीजेपी जीत जाएगी तो क्या हो जाएगा। यही हालात करते रहेगा। आज बीजेपी की भारत में सरकार है, जो मुसलमानों के खिलाफ बिल लाती है उसके लिए कौन लड़ता है? केरल के मुस्लिम लीग है, 3-4 ये भी है, ये है। ओवैसी साहब के अलावा कोई बोल नहीं पाता है, और वो बाकी सब पीछे ही खड़े हो जाते हैं। हाँ, पार्लियामेंट खाली होकर बाहर जाती होगी तो कहते होंगे हाँ ओवैसी साहब आपने सही किया, पर क्या करें, हम तो मजबूर हैं, हम नहीं बोल सकते थे, आपने बोल दिया, बहुत बढ़िया करा। ये बोलते होंगे बाद में। जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं आसिफ खान, वो बोल रहे थे कि अब ये 5000 भी वोट नहीं ले पाएंगे। अरे ये ऐसे ही बोलते हैं, इनका कुछ भरोसा नहीं है। ये सौदागर लोग हैं कौम के वोटों के। और उन्होंने बोला था कि जैसे संभल में दंगा हुआ है, 3-4 बच्चे शहीद हो गए वहाँ पे, तो वो कह रहे थे कि 2027 में ओवैसी उनके परिवार वालों को लड़ाने लगेगा, रोना शुरू कर देगा कि संभल में ऐसा हुआ था, और इस टाइम संभल नहीं गए। देखो ये तो मामला ये है कि ओवैसी साहब को छोड़ो, वहाँ तो राहुल गांधी और अखिलेश जी को भी नहीं जाने दिया था वहाँ। उसके बाद कितने लोग गए, हमारे बहुत सारे लोग गए, हमारे रिश्तेदारी है भी है संभल में। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये कोई बात नहीं है। और दूसरी बात ये है कि भाई तुमने क्या ठेका ले रखा है वो मुसलमानों का कि तुम लोग वोटर भेज दो। तो तुम्हारी बेटी पार्षद थी, इसे पार्षद का 2-4 साल का तजर्बा तो कराते, इसे आपने लाके खड़ा कर दिया यहाँ, क्योंकि आपको पता था कि भाई हाँ ये तो बावले कौम है, तो बीजेपी के डर से हमें वोट देते ही रहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये भाई, ये कुछ लोग, मैं तो सेकुलर पार्टीज के नेतागिरी करने वाले हर आदमी को सौदागर मानता हूँ अपनी वोट का। साफ बात है, वो हमारी वोट का सौदागर है, वो तो सब तरह के उड़ंगे उठाता रहेगा, कोई बात नहीं। और जमीयत उलमा हिंद के जो सदर हैं मौलाना महमूद मदनी, वो कहते हैं कि हम सेकुलर पार्टी को मानते हैं। सेकुलर पार्टी को मानते हैं तो सेकुलर पार्टी बना क्यों नहीं लेते? अरे चंद्रशेखर, अगर मायावती लुढ़क गई तो चमारों ने चंद्रशेखर को उठा दिया, दलितों ने उठा दिया, अल्पसंख्यकों ने उठा दिया उसको, समझे? अबे यार तुम मौलवी साहब, तुम एक विंग अपना मौलानाओं को जमीयतुल-उलमा का अलग रखो, एक राजनीतिक विंग बना लो। ओवैसी के तुम्हें मना कर रहे हैं, हम भी तुम्हारे साथ आ जाएंगे, बनाओ एक विंग। क्योंकि उलमा का ये बहुत बड़े बड़े कमाई के होते हैं, ये राजनीतिक है, राजनीति भारत की राजनीति में बहुत पैसा है, और जो लोग उस पैसे के कमाने में लग जाते हैं उनको कौम की नहीं रहती है, और उसी में से ये यहाँ लड़ते हैं। क्यों खर्च कर रहे हो तुम पैसा? तुम्हें कांग्रेस से जो फंड मिला चुनाव लड़ने के, उस चुनाव में तुम बैनर भी नहीं लगवा सकते। आज तुम्हें आम आदमी पार्टी से जो फंड मिला, समझे, उस फंड में आप जो है चुनाव लड़ ही नहीं सकते हो। आप कहाँ से ला रहे हो फंड? कांग्रेस के वो उस दिन कह रहे थे एक मीटिंग में कि हम तो क्या नाम है अपनी चीजें बेच के लगा रहे हैं। अरे भाई, दुनिया अपनी बीवी की चीजें अपने घर का जेवर बेच के कारोबार में लगाता है, तुम चुनाव में लगा रहे हो? ये तो अमानत भाई कह रहे थे एक मीटिंग में। हाँ, कि मैं चुनाव में आया हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, और मैं यूँ हूँ और मैं हूँ, मैंने अपनी बीवी की चीजें भी अपना सोना बेच के भी मैं अब चुनाव में लगा। अरे भाई, दुनिया कारोबार में लगाती है सोना बेच के, गिरवी रख के, तुम चुनाव में लगा रहे हो, इसका मतलब तुम कारोबार कर रहे हो, बेवकूफ बना रहे हो कौम का। भैया मेरी तो सारे नेताओं से, अगर इन सेकुलर नेताओं में थोड़ी सी भी कौम और मिल्लत की हमदर्दी है तो छोड़ के ओवैसी के साथ आ जाए या अपनी पार्टी बना ले, जब देखेंगे हम तुम्हें कौम की हिम्मत। आसिफ खान बोल रहे थे कि 2 सीटों पे कैंडिडेट लड़ा रखे हैं आईएम ने, लेकिन बीजेपी 70 के 70 पे वोट मांग रही है ओवैसी का डर। अरे देखो ओवैसी, ये लोग जानते नहीं है, हमें तो पूरी मालूमात है। हमारे वक्त राजनीति, हम 5 साल राजनीति में उसको नजर रखते हैं। इनको क्या पता, 39% वोट केजरीवाल का आया था, 36% वोट बीजेपी का आया था टोटल दिल्ली में, और 3% लेके मुख्यमंत्री बन गया। अगर ये 3% कांग्रेस ने काट दी तो कांग्रेस खुद बीजेपी की सरकार बनवा रही है।
ये खुद हरा रही है। अबे तुम वहां तो वहां तो कोई मुसलमान नहीं हराने जा रहा। जहाँ तुम 3% काट दो, अरे मुझे ऐसा लग रहा है कि वो 3% की जगह इस बार कांग्रेस 5% काट देगी। यानी इस बार बढ़ेगी कांग्रेस का। हाँ, 5% इनकी वोट काट देगी, तो केजरीवाल 34% पे रह जाएंगे और बीजेपी 36% पे चली जाएगी। बीजेपी की सरकार बन जाएगी तो टोटल बनने जा रही है। दिल्ली में केजरीवाल का सुपड़ा साहब इसी। देखो ये तो चुनाव प्रतिक्रिया। बहुत सारी सीटें ऐसी जो हजार वोट से बीजेपी पहले हारी थी, आज वो 10-10 हजार से जीतने को तैयार है। बहुत सीटें ऐसी, बहुत सीटें। यानी आपके नजरिए में दिल्ली में बीजेपी आने जा रही है। अगर कांग्रेस ने इस तरीके का और जोर लगा दिया तो बीजेपी आ जाएगी। तो यानी कांग्रेस बीजेपी जैसे जा रही है। जिस तरीके से मुमताज पटेल को, आसिफ खान को, औरों को ले गए मंच पे जा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है यानी कांग्रेस चाहती है बीजेपी आ जाए इसका अंदर। कांग्रेस चाहे ना चाहे, कांग्रेस को अपना वजूद बनाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। और जिस तरह कांग्रेस कर रहे हैं ऐसी ओवैसी कर रहे हैं। क्या फर्क है? ओवैसी भी तो अपना वजूद बनाने के लिए लड़ रहे हैं, या वहाँ बैठे रहे बस। अगर किसी बीजेपी को जरूरत पड़ गई 2 सीटों की और दोनों आपकी जीती भी हो सरकार बनाने के लिए, तो हम असल में देखो एक शेर मैं आपको सुनाऊंगा, और उसके लिए सभी कौम के लिए हिस्सेदारी का मामला है। जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। लेंगे देंगे हिस्सेदारी, नहीं करेंगे ताबेदारी। ताबेदारी मुर्दाबाद, हिस्सेदारी जिंदाबाद। तो कांग्रेस को अगर 2 की जरूरत पड़ी, ला भाई हमारे दोनों हैं, इन्हें आजाद कर, इन्हें सबको हटा, क्योंकि मुख्यमंत्री के साइन से ये 1 मिनट में बाहर आ जाएंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री साइन करके एलजी को भेजेगा, एलजी को अपने तरीके से आदमी एलजी करते हैं। और अगर बीजेपी को पड़ गई 2 सीटों की जरूरत, ये ओवैसी साहब का फैसला, इसको हमने कायद मान लिया, वो जिसको चाहे जैसे चाहे करे। हालात तो ये कह रहे हैं कि ओवैसी साहब जो है अपोजिशन में बैठना पसंद करेंगे, बीजेपी को साथ देने से बेहतर है। तो हमारी ये तो यही है कि भाई इंशाअल्लाह रहमान अपने वजूद की लड़ाई लड़िए, अपनी क़यादत की लड़ाई लड़ लिए, अपने मसाइल को आप खुद हल करने की लड़ाई लड़िए, अपने वजूद को कायम करने के लिए लड़ाई लड़िए, जो बिल्कुल पीछा हुआ। आज हम कम नहीं है भारत में, बहुत है। चलिए ठीक है, हम बात कर रहे थे इन बुजुर्ग से। और ये IM पार्टी की जो आज रोड शो है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी इसमें शरीक हैं। तो ये बता रहे हैं कि दिल्ली के अंदर इनके नज़रिए में बीजेपी की सरकार आ रही है, और दोनों जो IM पार्टी ने कैंडिडेट उतारे हैं, ओखला से शिफा भाई और मुस्तफाबाद से ताहिर हुसैन, वो दोनों जीतने जा रहे हैं। वक्त पैगाम।